6 अप्रैल 2021 का करंट अफेयर करेंगे हम इस क्लास में। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। आज के टॉपिक हैं इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर। ये न्यूज़ में देखेंगे क्या है। H1B वीज़ा कई बार हम पढ़ चुके हैं, फिर न्यूज़ में देखेंगे क्या है ये। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में भी हम कई बार करंट अफेयर में कवर कर चुके हैं, फिर न्यूज़ में देखेंगे क्या है ये, डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के 5 साल पूरे हो गए, ये न्यूज़ में इसके बारे में देखेंगे क्या है ये। ड्राफ्ट अमेंडमेंट टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है हमारा, उसमें संशोधन करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए ड्राफ्ट रखा है, तो ये क्या अमेंडमेंट है इसे देखेंगे हम। उड़ीसा गवर्नमेंट ने प्रपोजल रखा है कि स्टेट में सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाए महेंद्रगिरी को, महेंद्रगिरी के नाम से, तो ये देखेंगे क्या न्यूज़ है। संकल्प से सिद्धि न्यूज़ में इसको डिस्कस करेंगे। एम्प्लॉयर कैन रिजेक्ट कैंडिडेट एक्विटेड, ये क्या न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी जजमेंट दिया है, इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, बहुत ही अच्छा केस है ये। चलते हैं जी अपने फर्स्ट टॉपिक पे। फर्स्ट टॉपिक है इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर। ये जी हेलीकॉप्टर ये दिखाई दे रहा है जो आपको, इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर इसका नाम है, नासा का है जी, नासा का। अभी किसने मार्स पे लैंड किया है, मार्स पे मंगल ग्रह पे पहुंचा है, तो ये इसलिए न्यूज़ में है। ये परसिवरेंस रोवर है, नासा का ही, नासा का परसिवरेंस रोवर है जो भेजा था अभी नासा ने, जो फरवरी 18 को पहुंचा था मार्स पे, मंगल ग्रह पे, तो उसी का पार्ट है ये इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर। परसिवरेंस रोवर क्या है जी, ये है देखो, रोवर का मतलब होता है चलने वाला, ये इसमें पहिए लगे ना जो व्हील, ये चलेगा वहाँ पे तो मूवमेंट करेगा, इसलिए इसका नाम है रोवर, परसिवरेंस रोवर। और रेड प्लानिट का मतलब है मार्स ग्रह को ही बोलते हैं रेड प्लानिट या लाल ग्रह हिंदी में। अब चैलेंजेस क्या जी इस हेलीकॉप्टर के, अभी मार्स पे गया जो, मतलब चुनौतियाँ क्या हैं जो मार्सन सरफेस पे उतरेगा इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर। उड़ने का है जी, फ्लाई कैसे करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर अलग है अर्थ से, अर्थ पे जो है डेंसिटी और जो मार्स पे है, मार्स पे जो डेंसिटी है अर्थ की डेंसिटी का 1% है, मतलब डेंसिटी बहुत ही कम है वहाँ पे। और सेकंड चैलेंज क्या है, ग्रेविटी, 1/3 ग्रेविटी है जी। ग्रेविटी आपको पता है ना, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स इंग्लिश में। जैसे आप मान लो कोई बॉल ऊपर उछालोगे तो ये नीचे आके अर्थ पे आके गिर जाएगी, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दे लेती है, खींच लेती है। तो यहाँ पे जितनी भी ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ पे, मार्स पे 1/3 है उसका, मतलब 1/3 है, बहुत ही कम है। तो ये चैलेंज है जी उसके लिए उड़ना। नेक्स्ट इसमें क्या लगाया गया है जी, इसमें एक प्रोटेक्टेड शील्ड लगाई गई है, इसमें एक हीटर होगा। हीटर क्या करेगा, इसको हीट करेगा, बैटरी लगी हुई है जी इस हेलीकॉप्टर में, बैटरी की स्टार्ट होंगी, हीट देंगी और इसे प्रोटेक्ट कर सकेंगी फ्रीजिंग से, क्योंकि मार्स पे वहाँ टेम्परेचर बहुत कम है, उसकी वजह से क्या है, अगर फ्रीजिंग होगा ये जमने से इसे बचाएंगी। तो ये सिस्टम लगा हुआ है इसमें। अब इंजीनियरिटी मार्स रोवर हेलीकॉप्टर के बारे में थोड़ा और जानते हैं। ये नासा का मार्स 2020 मिशन है जी, उसका ही पार्ट है, मार्स पे भेजा था नासा ने। नासा तो पता है ना आपको क्या है, नासा जैसे इसरो है ना हमारी इंडिया की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस एजेंसी है जो सैटेलाइट वगैरह भेजती है, ऐसी अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, अमेरिका की, यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नासा स्पेस एजेंसी है जो सैटेलाइट वगैरह और ये रिसर्च वगैरह करती रहती है स्पेस में। तो ये उसी का पार्ट है जी, नासा ने मार्च 2020 मिशन भेजा था, उसी का पार्ट है ये परसिवरेंस रोवर, और परसिवरेंस रोवर का पार्ट है ये इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर। जो परसिवरेंस रोवर भेजा था ना, उसी के अंदर फिट करके भेजा था ये इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर। अब ये परसिवरेंस रोवर जुलाई 2020 में लॉन्च किया था नासा ने। इसका ऑब्जेक्टिव यही था जी, मार्स पे क्या है, एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता करना, और यहाँ पे देखना कि एंशियंट माइक्रोबियल लाइफ के बारे में पता करना कि यहाँ पे पहले लाइफ रही थी या नहीं रही थी, जीवन संभव था या नहीं था मार्स पे, वो चेक किया जाएगा जी, ये रोवर देखेगा वो। रोवर क्या है जी, रोवर विल करेक्टराइज द प्लैनेट्स जियोलॉजी एंड पास्ट क्लाइमेट, जो पीछे मतलब इसका जो पास्ट क्लाइमेट था और जियोलॉजी थी मार्स की, इसके बारे में स्टडी करेगा ये रोवर। और ये इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर सारा एक्सप्लोर करेगा जी, पेव द वे फॉर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन ऑफ रेड प्लानट। इससे ये पता चल चुकेगा, मतलब इससे ये पता चल जाएगा कि आगे हम क्या क्या एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं मार्स ग्रह पे। तो ये एक तरह से पेव द वे का मतलब होता है जी, रास्ता तैयार करेगा आगे रिसर्च के लिए, आगे रिसर्च कर सकें इस पे। इस तरह से ये फर्स्ट मिशन है टू कलेक्ट एंड कैच ए मार्शियन रॉक एंड रेगोलिथ। रेगोलिथ का मतलब होता है जी ब्रोकन रॉक या डस्ट, मतलब जो यहाँ पे रॉक, चट्टान वगैरह, धूल वगैरह, उसको बोलते हैं रेगोलिथ। जो परसिवरेंस है जी, इसमें इलेक्ट्रिक पावर से फ्यूल्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक पावर से चल रहा है ये, जो परसिवरेंस रोवर चलेगा यहाँ पे मार्स पे।
और ये हीट से बनती है जी इलेक्ट्रिकल पावर। हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है। और हीट एनर्जी कहाँ से निकलती है? प्लूटोनियम से। प्लूटोनियम लगा हुआ है जी इसमें परसिवरेंस रोवर में। प्लूटोनियम आपको पता है एक रेडियो एक्टिव डिके है, मतलब रेडियो एक्टिव मिनरल है। अब ये परसिवरेंस रोवर है जी, ये एक लेके जाएगा इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है मॉक्सी। मॉक्सी की फुल फॉर्म है एम से मार्स, ओ एक्स से ऑक्सीजन और आई से इसरू, ये इसरू, और ई से एक्सपेरिमेंट। मार्स ऑक्सीजन इसरू एक्सपेरिमेंट। देखो जी, जो मार्स पे ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे CO2 है, समझे? ऑक्सीजन नहीं है लेकिन CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ये मॉक्सी होगा ना, यह मार्स पे ऑक्सीजन बनाएगा, सी को अलग कर देगा, O2 को अलग कर देगा। तो O2 तो ऑक्सीजन ही है, तो इसकी मॉलिक्यूलर जो ऑक्सीजन तैयार करेगा जी यहाँ पे मार्स ग्रह पे ये रोवर, और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके बनाएगा ऑक्सीजन। और ये फिर इसरो का क्या मतलब है जी? इसमें इसरो का मतलब है जी इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन का मतलब है कि रिसोर्स, यहाँ के जो रिसोर्स है CO2 को यूज करके, यूटिलाइजेशन का मतलब होता है यूज करना, प्रयोग करना। तो यहाँ के जो रिसोर्स यानी कि CO2 को यूज करके ये ऑक्सीजन बना रहा है और इन सिटू बना रहा है। इन सिटू का क्या मतलब है, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो जी एक लायन है, लायन, और ये यहाँ पे एक फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट में ही रहता है, इस फॉरेस्ट में ये लायन रहता है। अगर हम इसी में प्रिजर्व करें इसे, फॉरेस्ट में ही इसका संरक्षण करें, तो ये होता है इन सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू संरक्षण। और अगर मान लो जी लायन के लिए हम जू बना देते हैं ना शहर में, जू चिड़ियाघर, उसमें ला के रख दें जी पिंजरे में, तो ये होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। समझे? मतलब उसके जो हैबिटेट एरिया से बाहर अगर किसी चीज़ को हम लाएं तो एक्स सिटू, और उसके हैबिटेट एरिया के अंदर, जहाँ पे हैबिटेट का मतलब है जहाँ पे वो निवास स्थान है, जहाँ पे रहता है, तो वो एक इन सिटू। इसी तरह से ऐसे, क्योंकि इन सिटू कैसे है, यहाँ की CO2, मार्स की CO2 यहाँ से तो लेके नहीं जा रहे हैं हम CO2 अर्थ से, मार्स की CO2 को यूज करके ऑक्सीजन बना रहे हैं, तो इसलिए इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन इसरो। समझ गए? तो ये सारे प्रोसेस इसमें चलते हैं। नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है अपना H1B वीज़ा रूल एक्सपायर। आपको पता है कि लास्ट ईयर 2020 में, जून 2020 में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे। किसके? USA के थे, इंडिया के थोड़े ना थे। अमेरिका के राष्ट्रपति थे जी, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने रूल बनाया था कि H1B वीज़ा है उसको हम अब नहीं देंगे किसी लोगों को भी, और ये एक्सटेंड की थी 2021 तक डेट। तो ये अभी एक्सपायर करने वाली है। तो जो बिडेन नए राष्ट्रपति हैं जी। आपको H1 वीज़ा क्या है, देखो ये दिखाई दे रहा है ना आपको, ये जी, जब भी आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं तो उससे परमिशन लेनी पड़ती है, मतलब उससे अनुमति लेनी पड़ती है उस कंट्री से कि हम आपकी कंट्री में आना चाहते हैं, उसी परमिशन को बोलते हैं वीज़ा। वीज़ा आपको पता ही होगा। वीज़ा, अमेरिका का जो वीज़ा है H1 वीज़ा ऐसे टाइप का होता है। यहाँ पे आपकी फ़ोटो लगी होगी, यहाँ पे आपकी डिटेल लिखी होंगी इधर साइड में। और ये इंडिया का पासपोर्ट है जी, पासपोर्ट भी लेके जाना पड़ता है। अब ये US के जो प्रेसिडेंट है जी, जो बिडेन ने कहा है कि H1B वीज़ा का जो एक्सटेंड किया था कि अलाउ नहीं करेंगे किसी को देना, ये एक्सपायर होने वाला है। क्या एक्सपायर होने वाला है, ये तो समझ आ रहा है ना आपको। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला था कि हम अब किसी को भी H1B वीज़ा नहीं देंगे। तो ये रूल बनाए थे डोनाल्ड ट्रंप ने, ये जून 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था। और कब तक? मार्च 31, 2021 तक। तो ये मार्च 31 को एक्सपायर हो गए ये रूल। तो जो बिडेन ने कहा है हम इस रूल को आगे एक्सटेंड नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, हम अब H1B वीज़ा अलाउ करेंगे लोगों को देना, H1B वीज़ा। समझे? ये था। तो ये एक्सपायर हो गया जी रूल, यही था इसलिए न्यूज़ में। अब ये जो वीज़ा है किस किस को दिया जाता है, कितने लोगों को इशू करता है? US से लगभग साल में जी 85,000 H1B वीज़ा इशू करता है एनुअली, एक साल में, जिसमें से 20,000 ग्रेजुएट स्टूडेंट को देता है और 65,000 प्राइवेट सेक्टर एप्लीकेंट्स को देता है। मतलब कोई प्राइवेट कंपनी में USA में काम करना चाहता है तो किसी कंट्री से आता है तो उसको देते हैं। तो इतने सारे लगभग 85,000 वीज़ा देता है, जिसमें से इंडिया के जो लोग हैं ना वो ही ले लेते हैं 70%। तो इंडिया के लोग इस वीज़ा को ले लेते हैं, मतलब एप्लीकेशन डालते हैं तभी US से देता है उन्हें। और ये स्किल्ड वीज़ा बोलते हैं जिसे, स्किल्ड, अगर किसी में स्किल है, दक्षता है काम करने की, तो उसे ही दिया जाता है, इसलिए इसका नाम है जी H1B वीज़ा। ये याद रखना, स्किल वीज़ा है ये। तो इतना ही था, चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है अपना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये क्या है, देखो कई बार पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं हम। ICC और ICJ के बारे में कंपेरिजन किया था हमने एक लेक्चर में, इसके लिए अलग से लेक्चर है, आप देख सकते हो किसमें, जहाँ पे सिंपल CSC लिखा हुआ है वहाँ पे क्लिक करोगे, चैनल का नाम है जी सिंपल CSC, उस पर क्लिक करके प्ले लिस्ट में जाओगे, प्ले लिस्ट में अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्ले लिस्ट है, वहाँ पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा जी ICC ICJ। लेकिन इसमें भी हम ब्रीफली सिर्फ ICC के बारे में पढ़ेंगे, ICJ के बारे में नहीं। ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जी,
एक इंडिपेंडेंट कोर्ट है, यूएन का कोई पार्ट नहीं है जी, यूनाइटेड नेशन का कोई पार्ट नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है यूनाइटेड नेशन का, उससे इंडिपेंडेंट है। जैसे आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है, अंग है। जैसे 6 अंग हैं, 6 ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के, उनमें से एक है आईसीजे, लेकिन ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है जी। अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो बिडेन ने कहा है, पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब कुछ किया था कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को रोक दिया था कि उसके 2 टॉप ऑफिसर थे यूनाइटेड स्टेट्स के, अमेरिका के 2 ऑफिसर थे जी, उन पे आईसीसी उन पे क्राइम की जांच करना चाहता था, प्रोब करना चाहता था। प्रोब का मतलब होता है जी जांच, PROBE, प्रोब करना चाहता था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं भाई साहब, हमारे ऑफिसर पे आप नहीं करोगे। तो ये अभी जो बिडेन ने कहा कि नहीं आप कर लो, डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा मैं बोल रहा हूँ कि आप करो, तो ये सारा मैटर है, समझे। ये जो आईसीसी क्यों करना चाहता था उन पे, क्योंकि इन जो 2 ऑफिसर थे ना यूएस के, ये यूएस के ट्रुप थे, ट्रुप का मतलब है जी सैनिक, यूएस के सैनिक थे जो अफगानिस्तान में क्राइम का आरोप लगा था कि इन्होंने अफगानिस्तान में क्राइम किए, अपराध किए हैं। क्योंकि जो यूएस की ट्रुप है, आपको पता, आप अफगानिस्तान में डिप्लॉय है, तैनात है, तो उस पर आरोप लगे थे जी कि उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ इन्होंने कुछ क्राइम किए हैं, अपराध किए हैं। और इसराइल में भी ये इन पे जो अफगानिस्तान और इसराइल में जो अमेरिकन सोल्जर हैं अफगानिस्तान और इसराइल में, उन पे भी लगा था कि इन्होंने पैलेस्तीन के खिलाफ, इसराइल में जो ट्रुप है, एक ट्रुप उसके खिलाफ लगा था कि इसने पैलेस्तीन के खिलाफ एक्शन लिए हैं, तो इस पे क्रिमिनल चार्ज हैं। तो इनकी जांच करने के लिए आईसीसी ने बोला था, लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जी जो आईसीसी, इसकी जो इसको मना कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि नहीं भाई साहब हम नहीं करने देंगे जांच। लेकिन जो बिडेन ने भी अलाउ किया, इसलिए न्यूज़ में। अब आईसीएसई पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है, ये किसने कहा, किसने मना किया, किसने अनुमति दी, किसने परमिशन दी, ये ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। अब आईसीसी पढ़ते हैं जी। आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये कहाँ पे लोकेटेड है? हेग में लोकेटेड है जी। हेग में ही आईसीजे लोकेटेड है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, ऑर्गन है, एक अंग है। और ये भी हेग में। हेग कहाँ पे है जी? नीदरलैंड में जी, नीदरलैंड में जगह है हेग, नीदरलैंड की कैपिटल है। तो हेग में लोकेटेड है। नीदरलैंड यूरोप की कंट्री है जी, एक यूरोप कॉन्टिनेंट है जो महाद्वीप है। तो कोर्ट ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी बोलते हैं इसे, फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ जीनोसाइड। जीनोसाइड का मतलब होता है जी नरसंहार, बहुत ही हाई लेवल पे बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देते हैं ना, उसे बोलते हैं जीनोसाइड। तो जीनोसाइड का किसी पे आरोप लगे हो, प्रोसिक्यूशन मुकदमा चल रहा हो, या फिर वार क्राइम से रिलेटेड हो, युद्ध में जी क्राइम किए हो, अपराध किए हो, या फिर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के अगेंस्ट उस पर अपराध लगे हों जी, तो ये एक कोर्ट ऑफ लास्ट रिसोर्ट माना जाता है जी इन मुकदमों के लिए। ये जी फर्स्ट परमानेंट कोर्ट है जो ट्रीटी बेस्ड कोर्ट है, ट्रीटी से बनाया गया था जी, एक संधि की थी बहुत सारे कंट्री से मिलके, तो ट्रीटी से मिलके बनाया गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को। तो ये हेल्प करता है जी टू हेल्प एंड एंड इम्यूनिटी ऑफ परपेट्रेटर्स, जो भी अपराधी होते हैं ना, परपेट्रेटर्स का मतलब होता है अपराधी जो क्राइम करते हैं, क्रिमिनल्स, तो उनको कोई भी क्या है जी वो बच के ना जा पाएँ, किसी कोई क्राइम किया तो बच ना सकें, इसलिए इसको कोई सीरियस क्राइम किए हैं उसने, मान लो कोई गंभीर अपराध किए हैं, तो उसकी सज़ा मिले उसे, तो ये इंश्योर करता है। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था जी? एक ट्रीटी हुई थी, संधि 2002 में, 2002 में हुई थी, 1 जुलाई 2002 को ये लागू हो गई थी। ये ट्रीटी रोम स्टैच्यूट के नाम से हुई थी जी, इसका नाम है रोम स्टैच्यूट, ट्रीटी का नाम है जी संधि का, रोम स्टैच्यूट, जिसके वजह से आईसीसी फोर्स में आया था, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसकी फंडिंग कहाँ से आती है जी? पैसा कहाँ से मिलता है इसको? मनी, काम करने के लिए मनी मिलती है जी, जो स्टेट पार्टीज होती हैं, जो इसके मेंबर है ना आईसीसी के, वो इसे पैसे देते हैं जी। या फिर कोई और भी दे सकता है जी, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, अपनी मर्जी से, मान लो कोई गवर्नमेंट भी दे सकती है जी, कोई सरकार देना चाहे, इसका मेंबर है या नहीं है, जब भी दे सकते हैं। इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन देना चाहे, एनजीओ वगैरह, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी संस्थाएं या गैर सरकारी संस्थाएं देना चाहें, या फिर कॉरपोरेशन, कंपनी देना चाहे, कोई अदर एंटिटी, या फिर इंडिविजुअल, कोई आदमी भी देना चाहे। मान लो आप भी अगर दान करना चाहें, डोनेट करना चाहें, तो दे सकते हो, 5 रुपये भेज सकते हो इसको, 5 रुपये बहुत कम हो जाएंगे वैसे। अब इसमें एक बात आती है जी, क्या इंडिया इसका मेंबर है? उसका जवाब है जी नो, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, और ना ही यूएसए, ना इंडिया है, ना यूएसए, ना चाइना है, ना इजराइल है, ना इजराइल है, और ना ही इराक है जी, इराक भी इसका मेंबर नहीं है, और लीबिया भी इसका मेंबर नहीं है जी, लीबिया भी इसका मेंबर नहीं है, और कतर भी इसका मेंबर नहीं है। इतने सारी कंट्रीज़ के मेंबर नहीं है। देखो ये आपको याद रहे ना रहे, लेकिन 4 कंट्री याद रखनी है, इंडिया, चाइना, यूएसए और इजराइल, ये इसके मेंबर नहीं हैं आईसीसी के। इसलिए यूएसए ने मना किया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि नहीं हम आईसीसी से कोई जांच नहीं करवाएंगे, अपने जो ट्रूप हैं, हमारे सैनिक हैं, उनकी कोई जांच नहीं करवाएंगे। लेकिन जो बिडेन ने बोल दिया कि नहीं, अगर उन पर क्रिमिनल चार्ज लगे तो आप जांच करो।
अब इसमें कंपोजिशन क्या है जी, वोटिंग पावर क्या है, मतलब इसमें कौन कौन मेंबर हैं, चेयरमैन कौन कौन है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। देखो इसकी एक असेंबली है, असेंबली ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, असेंबली ऑफ स्टेट्स पार्टीज, या फिर कोर्ट्स मैनेजमेंट ओवरसाइट एंड लेजिस्लेटिव बॉडी बोलते हैं। इसमें एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, कहाँ से, ईस्ट स्टेट पार्टी का, मतलब जितने भी इसके मेंबर हैं ना उस मेंबर से एक एक मेंबर होता है इसमें। ईस्ट स्टेट पार्टी होती है, वो उसके एक एक वोट का अधिकार होता है, मतलब जब भी मान लो कोई डिसीजन लेना तो वोट करती हैं, और जब ज़्यादा होती हैं तो वोट से डिसीजन होता है। मान लो पहले तो कंसेंसस से होता है इनका जो डिसीजन होता है, कंसेंसस बेस्ड। कंसेंसस का मतलब है जी सारी सहमति से, जितने भी मेंबर हैं वो सहमति करेंगे कि हाँ हम इस डिसीजन से सहमत हैं, तो कोई भी फैसला ले लेते हैं। लेकिन अगर कंसेंसस नहीं बन पाती है तो फिर वोटिंग होती है। 50% से ज़्यादा अगर वोट यस की तरफ होगी तो वो डिसीजन ले लिया जाता है। इस असेंबली में जी प्रिसाइड करते हैं जी एक प्रेसिडेंट होता है, 2 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो मेंबर ही इलेक्ट करते हैं। इसके मेंबर जो होते हैं आईसीसी के, वो इलेक्ट करते हैं 3 साल के लिए, फॉर द 3 ईयर टर्म के लिए इसे इलेक्ट करते हैं, समझे। तो यही था, इसमें चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ये 5 साल पहले लॉन्च की थी जी, 2016 में। 2016 में इसे लॉन्च किया था, अभी इसके 5 साल पूरे हो गए, तो इसके लिए न्यूज़ में है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी। किस लिए, टू प्रमोट द इंटरप्रेन्योरशिप, उद्योगपति, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगपति बने जी हमारी कंट्री में, मतलब बिजनेसमैन बने, कंपनी खोलें, स्टार्टअप खोलें। स्टार्टअप मतलब कंपनी, जो नई कंपनी खोलते हैं उसे बोलते हैं स्टार्टअप। स्टार्टअप तो इसलिए लॉन्च की थी, किस लिए, SC ST और वुमेन्स को बढ़ावा देने के लिए, कि या तो महिला कोई कंपनी खोलें, या ST कैटेगरी के, शेड्यूल ट्राइब के, अनुसूचित जनजाति, या फिर अनुसूचित जाति के, शेड्यूल कास्ट के लोग वो खोलें जी कंपनी, क्योंकि इनकी जो एक कंपनी बहुत कम है, इसलिए इनको प्रमोट करने के लिए ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स लागू की थी गवर्नमेंट ने। इसमें जी बैंक ने अभी तक कितना पैसा दे दिया है, 25,000 करोड़ रुपए दे दिए जी लोन में इन लोगों को, SC ST और वुमेन्स को। लगभग 1.14 लाख अकाउंट्स में ये पैसा दिया जी लोन में। इनमें सबसे ज़्यादा वुमन ने उधार लिया जी, बोरो किया है टिल, और ये एक्सटेंड कर दिया अभी स्कीम को 2025 तक, 2025 तक चलेगी जी स्टैंड अप इंडिया स्कीम योजना है जी। जो ये 2016 में लॉन्च की थी जी, 5 अप्रैल 2016 को, मतलब कल इसके 5 अप्रैल को 5 साल पूरे हो गए। ये इसीलिए की थी कि SC ST वुमन एंटरप्रेन्योर को, मतलब इनमें जितने भी मतलब अंडर रिजर्व सेक्टर हैं वो पीपल, मतलब इनमें क्या है जी बहुत ही कम उद्योगपति हैं, बहुत ही कम बिजनेसमैन हैं, तो इनमें क्या है बढ़ावा देने के लिए इन लोगों को कि कंपनी खोलें, जो कैपेबल लोग हैं इनको बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लॉन्च की थी। इसमें लोन दिया जाता है जी, लोन, बैंक लोन देती है, कितना, 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक लोन देती है। और इसमें हर एक बैंक का ये कंपलसरी है कि वो जितनी भी मान लो बैंक की ब्रांच है, जैसे SBI बैंक है, पूरे देश में मान लो 5,000 ब्रांच है इसकी, SBI बैंक है उसकी 5,000 ब्रांच है, मतलब 5,000 जगह SBI के बैंक खुले हुए हैं। तो ये बैंक की एक ब्रांच कम से कम एक SC ST को लोन देगी और एक वुमन को, मतलब एक तो SC को देगी या ST को, दोनों में से एक, समझे, और एक लोन देगी जी वुमन को। तो 2 लोन तो देगी जी कम से कम एक ब्रांच, समझे, 2 लोन, एक SC को या ST को, एक लोन तो ये होगा, या तो SC को दो या ST को दो, या फिर या एक वुमन को दो, तो 2 लोन प्रोवाइड करेगी जी हर एक ब्रांच। ये आपको याद रखना है इसमें, एटलीस्ट 1 SC और ST बोरोअर एंड एटलीस्ट 1 वुमन बोरोअर पर बैंक ब्रांच फॉर सेटिंग ग्रीन फील्ड इंटरप्राइजेज। ग्रीन फील्ड का मतलब है जी कंपनी स्टार्ट करने के लिए, ऐसा नहीं है ब्राउन फील्ड उसे बोलते हैं, ब्राउन फील्ड उसे बोलते हैं, मान लो किसी कंपनी पहले से एस्टेब्लिश है, कोई कंपनी चल रही है और उसमें आप पैसा लगाना चाहते हो, उसका शेयर खरीदना चाहते हो, ना उसके लिए लोन नहीं देगी। हाँ, आप नई कंपनी खोलना चाहते हो उसके लिए लोन देगी, ग्रीन फील्ड के लिए। और जो सिडबी और नाबार्ड है, सिडबी नाबार्ड है, ये क्या है जी, डेजिग्नेट होंगे एज ए स्टैंड अप कनेक्टेड सेंटर, मतलब कनेक्टिविटी इंक्रीज करेंगे जी इसके लोन के लिए। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है जी, स्टैंड अप इंडिया स्कीम में किस किस को लोन दिया जाएगा, एक तो जी SC ST कम्युनिटी को होनी चाहिए, वुमन एंटरप्रेन्योर्स होनी चाहिए, 18 साल से अबव एज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नवजात शिशु आ जाए लोन मांगने तो उसे नहीं दिया जाएगा। लोन की अंडर स्कीम कितना होगा जी अवेलेबल, ओनली फॉर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए। अभी जैसा हमने जो बात की सिर्फ नई कंपनी स्टार्ट करने के लिए होगा जी, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए, ब्राउन फील्ड के लिए नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है जी, बोरोर शुड नॉट बी इन डिफॉल्ट टू एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो कोई भी उधार लेगा जी, वुमन महिला लेगी या फिर SC ST कैटेगरी के, वो डिफ़ॉल्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो चाहिए उन्होंने किसी बैंक से लोन लिया हो और वो भरा नहीं हो, समझे, कोई डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है जी, मान लो इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल इंटरप्राइजेज, मान लो कोई इंडिविजुअल है नहीं जी ऐसा कोई इंटरप्राइज स्टार्ट करने के लिए, तो किसी की भी मतलब उनमें शेयर होल्डिंग कितनी होगी जी, एटलीस्ट 51% की शेयर होल्डिंग होगी, चाहे वो SC ST की हो चाहे वुमन इंटरप्रेन्योर की हो। उसमें मान लो कोई कंपनी है जी,
और भी इंडिविजुअल ने स्टार्ट की, तो वो SC ST का नहीं है या वुमन नहीं है, तो उसमें एक आदमी तो ऐसा होना चाहिए SC ST का या वुमन जिसकी 51% की शेयर होल्डिंग रहेगी उस स्टार्टअप में, कंपनी में। इतना ही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी अपना फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में कुछ अमेंडमेंट दिए हैं जी। अभी किसने रखे हैं प्रपोजल? यूनियन मिनिस्ट्री ने, ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इस मिनिस्ट्री ने जी प्रपोज रखा है कुछ चेंजेस करने के लिए कि इसमें अमेंडमेंट किया जाए। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है हमारा 1980 का, तो इसमें संशोधन करने के लिए, सुधार करने के लिए ये ड्राफ्ट रखा है। कौन कौन से अमेंडमेंट करने को कहा है जी? इसमें कहा है अगर मान लो अभी फॉरेस्ट में क्या है जी, कोई रोड वगैरह रेल बनाना, जैसे मान लो जी यहाँ फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के बीचों बीच रोड बनाना, रेल बनाना, ये अभी अलाउ नहीं है, समझे। इनके लिए बहुत ज़्यादा क्लियरेंस लेनी पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, बहुत ज़्यादा कम्बरसम प्रोसेस होता है जी। कम्बरसम का मतलब है बेढंगा। तो ये जो प्रपोजल है ये रखा है कि इसमें एग्जाम्पशन दी जाए कि अगर कोई रेलवे बनानी हो या रोड बनाना हो या ट्री प्लांटेशन बनाना हो, ऑयल एक्सप्लोरेशन करना हो या फिर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को प्रमोट करना हो या स्ट्रेटजिक कोई प्रोजेक्ट हो फॉरेस्ट में, तो इनको एग्जाम्पशन दी जाए कि अगर फॉरेस्ट एरिया में रोड रेलवे ये एक्टिविटी करना चाहते हैं तो इनको अलाउ किया जाए, रोका नहीं जाए। नेक्स्ट अमेंडमेंट रखा जी कि स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करने को बोला है कि वो फॉरेस्ट जो लैंड है उसको लीज पे दे सके प्राइवेट इंडिविजुअल को या कॉरपोरेशन को। मतलब कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल है जी, कोई आदमी है, निजी आदमी, या अपनी कंपनी को, किसी कॉरपोरेशन को, कंपनी को वो लीज पे लेना चाहती है फॉरेस्ट लैंड को, तो उसे लीज पे दे। लीज का मतलब है जी पट्टे पे लेना, एक तरह से ठेके पे ले लेते हैं ना कुछ साल के लिए, जैसे आप रेंट पे रूम ले लेते हो कुछ साल के लिए, कुछ समय के लिए, तो ऐसे ही लीज पे देने की अनुमति दी जाए कि स्टेट गवर्नमेंट के पास इतनी पावर हो, वो कॉरपोरेशन और प्राइवेट इंडिविजुअल को दे सके रेंट पे, मतलब लीज पे। नेक्स्ट अमेंडमेंट कहा है जी कि कंप्लीट सीक टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ फॉरेस्ट आइडेंटिफिकेशन इन ए टाइम बाउंड मैनर, कि अगर फॉरेस्ट का आइडेंटिफिकेशन करना है जी उसका एक टाइम निर्धारित होना चाहिए, टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए, ऐसा नहीं है 2-2 3-3 साल तक प्रोसेस चलता रहे। नेक्स्ट अमेंडमेंट रखा है जी दे ऑल्सो प्रपोज टू इनेबल द क्रिएशन ऑफ नो गो एरियाज। नो गो एरियाज का प्रपोजल रखा है जी। नो गो एरियाज ऐसे होंगे कि उनमें कोई भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट क्या जी अलाउ नहीं होंगे। मतलब ऐसे प्रोजेक्ट, मान लो कोई पॉल्यूशन फैलाती हो कोई कंपनी, या कोई ऐसे प्रोजेक्ट जो फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाता हो, तो ऐसे फॉरेस्ट अलाउ ना हो। तो नो गो एरियाज क्रिएट करने के लिए इसमें प्रपोजल रखा है जी इस एक्ट में। 1980 के एक्ट की बात हो रही है। देखो जी जो आप एक्ट पढ़ रहे हो ना, हर साल इससे ना एक क्वेश्चन जरूर आता है यूपीएससी के प्रीलिम्स में और मेंस में भी। प्रीलिम्स में तो उठा के देख लो जी, आप पिछले 4-5 साल के पेपर उठा लो प्रीलिम्स के और चेक करो कि इस कंजर्वेशन एक्ट है जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट या फॉरेस्ट राइट एक्ट, इनसे एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तक आते हैं जी हर साल। चेक करो आप पहले, तो ये इंपॉर्टेंट है जी, कोई ऐसे ही नहीं पढ़ रहे हैं हम बेफालतू में। अब इसके इश्यू क्या जी, कंसर्न क्या, मतलब परेशानी है क्या जी इसके प्रपोजल के जो रखा है। देखो जी सुप्रीम कोर्ट ने का एक केस है 1996 का, 1996 का, जिसका नाम है गोदावर्मन केस या TN गोदावर्मन त्रिमुल्क पद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, इसका पूरा नाम है जी, केस का नाम है ये। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस रखी थी, तो जो ये अमेंडमेंट रखे गए हैं ना, संशोधन, तो इस केस के उल्लंघन करते हैं, वायलेशन करते हैं। तो एक तो ये चैलेंज है जी इसका सबसे बड़ा। नेक्स्ट चैलेंज ये जी, ये केस ने स्टार्ट किया था जी कि टू स्टॉप इलीगल फेलिंग ऑफ टिम्बर इन नीलगिरी हिल्स बट एंडेड अप एक्सटेंडिंग द कवरेज ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ये क्या जी, इसने डिसीजन में बोला था इस केस में कि जो नीलगिरी के अकाउंट, नीलगिरी हिल्स है जी, नीलगिरी हिल्स कहाँ पे, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बॉर्डर एरियाज पे है। तो वहाँ पे जो टिम्बर है, टिम्बर का मतलब है जी वुड, लकड़ी, क्या आप लकड़ी वगैरह नहीं काटोगे, वुड नहीं काटोगे फॉरेस्ट एरिया से, तो ये इलीगल होगा जी। ये इलीगल फेलिंग ऑफ टिम्बर का मतलब है जो इलीगली, अवैध तरीके से आप फॉरेस्ट में पेड़ वगैरह, ट्री वगैरह काट के लेके आते हो, इसको स्टॉप करो। तो ये कहा था। नेक्स्ट है जी प्रपोज्ड अमेंडमेंट purportedly seeks to reduce the scope of this judgment by limiting the applicability of the FCA to only such land that has been। देखो जी जो प्रपोज अमेंडमेंट रखे हैं ना, ये फॉरेस्ट जो कंजर्वेशन एक्ट है वो सिर्फ यहीं तक लिमिट करता है। कौन कौन सी प्रोविजन तक लिमिट करता है? देखो जी पहला तो ये डिक्लेयर्ड और नोटिफाइड एज ए फॉरेस्ट अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, ये उसको ही लिमिट करता है जी जो फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927 का, उसके अंतर्गत, इस एक्ट के अंदर जिसको भी एरिया को फॉरेस्ट एरिया नोटिफाइड कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है, तो उस तक ही लिमिट है इसकी, समझे। जो फॉरेस्ट एरिया लिमिट है उसके बाहर नहीं है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दूसरा है 25 अक्टूबर 1980 से पहले, प्रायर टू 25 अक्टूबर 1980, इस डेट से पहले
कोई फॉरेस्ट एरिया या फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर कर दिए गवर्नमेंट ने, तो ये रूल उसी तक लिमिट रहेंगे। मान लो जी कोई फॉरेस्ट से नॉन फॉरेस्ट एरिया कोई कन्वर्ट कर दिया, मैं मान लो यहाँ पे पहले जंगल था, फॉरेस्ट था, उसे काट दिए जी पेड़ पर, और अब यहाँ पे एग्रीकल्चर होती है, कृषि, तो ये नॉन फॉरेस्ट एरिया हो गया ना। तो इसको कन्वर्ट कर दिया 12 दिसंबर 1996 से, तो उस पर ये लागू नहीं होती जी, ये एक्सेप्शन है। नेक्स्ट किस पे लागू होगा जी, आइडेंटिफाइड एज ए फॉरेस्ट बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने जिसे फॉरेस्ट एरिया आइडेंटिफाई कर दिया है स्टेट गवर्नमेंट की एक्सपर्ट कमेटी ने, अप टू 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अमेंडमेंट। मान लो जी अमेंडमेंट की डेट से और किसी एरिया को 1 साल तक फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर हो गए जी, 1 साल हो गए फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर किए हुए स्टेट गवर्नमेंट की एक्सपर्ट कमेटी ने, तो उसको भी ये जी इंक्लूड करता है, समझे। ये इनके लिए ही डिक्लेयर किया गया है, ये जो एक्ट किए गए हैं, कहाँ पे था ये वाला कि ये लिखा है ना, प्रपोज अमेंडमेंट परपोर्टेडली सीक्स टू रिड्यूस द स्कोप ऑफ दिस जजमेंट बाय लिमिटिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट टू ओनली सच लैंड। तो ये जी एप्लीकेबिलिटी सिर्फ इन्हीं जो ये एरिया डिक्लेयर करें 3 पॉइंट हमने पढ़े यहीं तक ही लिमिट करता है ये। अब ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्या है जी, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है इसमें प्रोविजन। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में पास किया गया जी। इसके प्रिंसिपल लेजिस्लेशन क्या है, ये डिफॉरेस्टेशन, कंट्री में डिफॉरेस्टेशन को रेगुलेट करता है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जी पेड़ काटना, कटिंग द ट्रीज, और एक होता है जी एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है, ये डी की जगह ए एफ लगा दो बस, वो बन जाएगा एफॉरेस्टेशन, उसका मतलब है पेड़ लगाना, और डिफॉरेस्टेशन काटना। तो पेड़ को काटे ना कोई, इसको रेगुलेट करने के लिए नियम बनाए जी, एक एक्ट आया जी, कानून बन के आया। ये प्रोहिबिट करता है जी, रोकता है फेलिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर एनी नॉन फॉरेस्टी यूज। देखो जी सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना कोई भी फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्टी यूज के लिए नहीं यूज कर सकता, ये समझे। मतलब इसको रोकता है कि आप जंगलों में पेड़ वगैरह नहीं काटोगे नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए। नेक्स्ट इसमें क्या है, क्लियरेंस प्रोसेस इंक्लूड सीकिंग कंसेंट फ्रॉम लोकल फॉरेस्ट राइट्स होल्डर एंड फ्रॉम वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज। अगर मान लो जी आपको क्लियरेंस लेनी है, कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट चलाना फॉरेस्ट एरिया में, तो आपको 2 तरीके से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। क्लियरेंस का मतलब है जी कंसेंट, सहमति लेनी पड़ेगी। किस किस से, एक तो जो लोकल फॉरेस्ट, मतलब जो वहाँ पे पीपल रहते हैं ना फॉरेस्ट एरियाज में, उसमें उनसे परमिशन। दूसरा वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी से, वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी से लेनी पड़ेगी, 2 से ये परमिशन लेनी पड़ेगी। सेंटर इज एम्पावर्ड टू रिजेक्ट सच रिक्वेस्ट और अलाउ इट विद लीगली बाइंडिंग कंडीशन। सेंटर के पास फुल पावर होती है जी, अगर मान लो कोई क्लियरेंस लेना चाहता तो उसको रिजेक्ट कर सकती है रिक्वेस्ट को, और लीगली बाइंडिंग कंडीशन लगा सकती है जी, कि आपको ये कंडीशन लगा दी आप पे, तो ये आपको माननी ही पड़ेंगी, आप कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकते, या कुछ भी कंडीशन लगा सकता है जी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इतना ही था जी, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना ओडिशा गवर्नमेंट प्रपोजेज स्टेट्स सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व एट महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी एक जगह है जी, कहाँ पे, उड़ीसा में, यहाँ पे फॉरेस्ट है जी, फॉरेस्ट, उसको उड़ीसा गवर्नमेंट ने प्रपोजल रखा है कि इसको सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया जाए उड़ीसा में। सेकंड क्यों, क्योंकि उड़ीसा में एक और भी बायोस्फीयर रिजर्व है जी इससे पहले, महेंद्रगिरी से पहले, वो कौन सा है, सिंपलीपाल। सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है जी। इंडिया में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है जी फिलहाल, देखो जी 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। उसके लिए एक स्पेशल लेक्चर बनाया हुआ है, जहाँ पे सिंपल CSC लिखा है ना, वहाँ पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, वहाँ पे इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे एक लेक्चर है जी, उसमें 18 बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में डिटेल से बताया है। तो नहीं देखा तो प्लीज़ देख लिए, हर एग्जाम में पूछे जाते थे इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन। तो उड़ीसा में पहला है जी सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ऑलरेडी है, ये 5569 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। इसको 1996 में बायोस्फीयर रिजर्व बनाया था, और ये प्रपोजल अभी रखा है जी महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। ये इसका एरिया जी लगभग 4,70,955 हेक्टेयर का इसका एरिया है, और 2 डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड है जी ये। ईस्टर्न घाट में, एक तो ईस्टर्न घाट का एरिया है, देखो जी ये हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पे ईस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ हैं। ईस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ कंटिन्यूस नहीं है, डाइसेक्टेड है, मतलब आधी यहाँ पे, थोड़ी यहाँ पे, थोड़ी यहाँ पे, और ये कंटिन्यूस है लगातार वेस्टर्न घाट, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और यहाँ पे उड़ीसा जी, उड़ीसा में ईस्टर्न घाट है जो ये पार्ट है, यहाँ पे महेंद्रगिरी है, ये बायोस्फीयर रिजर्व जिसको प्रपोजल रखा है कि बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाए। यहाँ पे गंजम डिस्ट्रिक्ट है और गजपति डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, तो दो डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये 2 डिस्ट्रिक्ट भी आपको याद रखनी है, गंजम और गजपति। नेक्स्ट जी इसका ये हील है जी, इकोसिस्टम एक्ट एज ए ट्रांजिशनल जोन की तरह काम करता है जी, ये फ्लोरा और फोना के बिटवीन। ये एक तो जी यहाँ पे बहुत, ये ट्रांजिशनल जोन बिटवीन फ्लोरा फोना ऑफ साउदर्न इंडिया एंड हिमालयाज, मेकिंग द रीजन ऑन इकोलॉजिकली एश्योरी ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटीज़। बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाइवर्सिटीज़
पाई जाती है जी। फ्लोरा का मतलब है यहाँ पे प्लांट ट्रीज की डाइवर्सिटी अच्छी खासी मिलती है, और फोना का मतलब है एनिमल्स वगैरह बर्ड वगैरह की डाइवर्सिटी मिलती है। और यहाँ पे माइग्रेटरी स्पीसीज भी आते हैं जी। माइग्रेटरी स्पीसीज़ का मतलब है जी उड़ के जो पक्षी आते हैं ना, पक्षी वगैरह या कोई भी एनिमल्स वगैरह या चल के आते हैं कहीं और जगह से, तो इसके लिए भी जाना जाता है जी। महेंद्रगिरी में जी 2 टाइप के पीपल रहते हैं, मतलब ट्राइब रहती है जी, ट्राइबल पीपल, जो जनजाति के लोग रहते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, आदिवासी। कौन कौन से? एक तो सोरा पीपल, ये पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है जी। ये पीवीटीबी क्या होती है जी? पीवीटी जी, इसके लिए लेक्चर बनाया जी। डिटेल में जानना तो देखो आप कहाँ पे, सिंपल सीएससी पे क्लिक करो, वहाँ पे अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक में, या फिर होगा जी हिस्ट्री इन न्यूज़ के वाले टॉपिक में, दोनों में किसी में देखो जी, किसी में होगा। तो यहाँ पे 2 प्रजाति के लोग हैं, वो याद रखना आपको, एक तो सोरा और कांधा ट्राइब। 2 ट्राइब हैं जी, ये ट्राइब भी आपको याद रखनी है, सोरा और कांधा ट्राइब। अब बायोस्फीयर रिजर्व का प्रोसेस क्या होता है जी, कैसे डिक्लेयर करते हैं और क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व? देखो जी, बायोस्फीयर रिजर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो आया था यूनेस्को के जरिए। यूनेस्को आपको पता है जी यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका एक प्रोग्राम था जी, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, मैप प्रोग्राम भी बोलते हैं शॉर्टकट में, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ये 1971 में बनाया था जी। इसके अंतर्गत एक प्रोग्राम आता है जी, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो जिसको भी मान लो इंटरनेशनली इंपॉर्टेंस होती है जिसकी बायोस्फीयर रिजर्व की, तो उस बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को डाल देता है इसमें, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें इंडिया के हैं जी 1-2 बायोस्फीयर रिजर्व, बिल्कुल हैं जी। 12 बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं जी, 12। वो भी उस बायोस्फीयर रिजर्व का जो लेक्चर है उसमें कराए हुए हैं जी, उसे जाके देखो आप एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट में जाके। तो ये इसका प्रोसेस होता है जी, अगर किसी को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करना, जैसे जी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है इसे बायोस्फीयर रिजर्व बनाने के लिए किसी फॉरेस्ट एरिया को, जंगल को। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो जी सर, स्टेट कर सकती है और सेंट्रल दोनों कर सकती है नोटिफाई बायोस्फीयर रिजर्व को डिक्लेयर करने के लिए। और फिर क्या है जी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है प्रपोजल किसके पास? यूनेस्को के पास। यूनेस्को को नॉमिनेट करने के लिए आप इसे नॉमिनेट कर दो वर्ल्ड नेटवर्क और बायोस्फीयर रिजर्व में, और फिर यूनेस्को देखती है जी ये क्राइटेरिया में फुलफिल करता है क्या नहीं, फिर उसे वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व में डिक्लेयर कर देते हैं। नहीं तो फिर वो सिर्फ स्टेट में ही बायोस्फीयर रिजर्व बन के रह जाता है, समझ रहे हो? जैसे अभी हमारे यहाँ 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, उनमें से सिर्फ 12 ही हैं जो यूनेस्को की लिस्ट में है, मैप की लिस्ट में, वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में। तो बायोस्फीयर में जी देखो इसका एरिया भी जान लो आप, इतनी बात हो रही है तो देखो इसके 3 एरिया में डिवाइड करते हैं। ये हो गया जी कोर एरिया, और ये होता है जी बफर जोन, और ये बाहर का होता है जी ट्रांजिशन जोन। ये एरिया है जी, ऐसा गोल ही नहीं, जरूर नहीं है गोल ही हो, ऐसा भी हो सकता है, मतलब जरूर नहीं है सर्कल में ही हो, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो सकता है। जो बीच वाला एरिया ना, ये कोर बोलते हैं, कोर एरिया। यहाँ पे अधिकतर नेशनल पार्क भी डिक्लेयर कर देते हैं इस एरिया को, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। इसमें जी देखो बहुत स्ट्रिक्ट इसमें रूल फॉलो करने पड़ते हैं। यहाँ पे आप जाके पत्ते भी नहीं तोड़ सकते पेड़ से, अगर पत्ता भी तोड़ लिया तो जो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। ये बहुत ही प्रोटेक्टेड एरिया होता है। इसके आसपास थोड़ी एक्टिविटी अलाउड होती है जिसे बफर जोन बोलते हैं, BUFFER, बफर जोन। जोन में एरिया होता है जी, बफर जोन। और इसके बाद ट्रांजिशन जोन होता है जी, इसके यहाँ पे सब एक्टिविटी होती है जी, लगभग बहुत सारी एक्टिविटी। ग्रेजिंग भी अलाउड होती है, ग्रेजिंग मतलब पशु वशु चराना। तो किसी को भी डिक्लेयर कर सकते हैं जी, टेरेस्ट्रियल एरिया हो या कोस्टल के पास मैरीन इकोसिस्टम हो, किसी को भी डिक्लेयर कर सकते हैं मैन बायोस्फीयर रिजर्व। कैसे डिक्लेयर करते हैं हमने जान लिया जी। तो बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करने का फ़ायदा क्या है जी? ये इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को बैलेंस करता है जी, और यहाँ पे जो कल्चरल वैल्यू होती हैं जी एसोसिएटेड होती हैं, उनको प्रिजर्व करता है, नेचर को भी प्रिजर्व करता है जी, प्रकृति को। ये कंसेप्ट कहाँ से आया था हमने जान ही लिया, 1971 में यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का प्रोग्राम चलाया था। उसके अंतर्गत ही प्रोग्राम है जी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें ये यूनेस्को लिस्ट में डालता है। क्राइटेरिया क्या है जी, जब बायोस्फीयर रिजर्व की डेफिनेशन, मतलब किसी को डेजिग्नेट किया जाता है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में, या इसके मैप प्रोग्राम में किसी को डाला जाता है, यूनेस्को डालता है, उसके क्राइटेरिया जी, किसी भी साइट को डाला जाता है, साइट का मतलब जगह जी, कोई फॉरेस्ट को डाला जाता है बायोस्फीयर रिजर्व को, वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए जी एक तो, और मिनिमली डिस्टर्ब होना चाहिए, मतलब उस पर डिस्टर्बेंस बहुत ही कम हो कोर एरिया में, तो उसकी नेचुरल कंजर्वेशन के लिए हाई वैल्यू होनी चाहिए। नेक्स्ट जी, उसका कोर मस्ट भी बायो जियोग्राफिकली यूनिट होना चाहिए। नेक्स्ट शुड बी लार्ज इनफ टू सस्टेन ए वाइबल पॉपुलेशन रिप्रेजेंटिंग ऑल ट्रॉफिक लेवल, मतलब इतना बड़ा एरिया होना चाहिए कि जिसमें सारे ट्रॉफिक लेवल आते हों। ऐसा नहीं है कि छोटा एरिया हुआ, मान लो 10 किलोमीटर स्क्वायर, 10 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हो रहा, आपने बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया, ना, बड़ा एरिया होना चाहिए जिसमें ऑल ट्रॉफिक लेवल हो। ट्रॉफिक लेवल का मतलब है जी सारे हों, ऑटोट्रॉफ भी हों और हेट्रोट्रॉफ भी हों। हेट्रोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ का मतलब है जी पेड़ पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेट्रोट्रॉफ जो पेड़ पे डिपेंड है, और इनमें भी हेट्रोट्रॉफ में सारे होने चाहिए।
प्राइमरी कंज्यूमर होने चाहिए, जो जी पेड़ पौधों को खाते हैं, समझ गए। और प्राइमरी कंज्यूमर हो गए जी हर्बीवोर्स को बोल सकते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं जी, हर्बीवोर्स होते हैं जी जो शाकाहारी होते हैं, पेड़ पौधे पत्ते फल फूल वगैरह खाते हैं जैसे, या घास खाते हैं, हर्बीवोर्स हो गए जी, भैंस हो गई, बफेलो हर्बीवोर्स हो गई, समझे। फिर होते हैं जी कार्निवोर्स, कार्निवोर्स वो होते हैं जी जो इनको खाते हैं सबको, मतलब जो हर्बीवोर को खाते हैं, जैसे मान लो बकरी हो गई जी, बकरी, गोट, गोट को शेर खा जाएगा ना लायन, तो लायन क्या हो गया, कार्निवोर, ये पता ही होगा आपको। तो ये सारे ट्रॉफिक लेवल होने चाहिए बायोस्फीयर रिजर्व में, तभी उसको बायोस्फीयर की लिस्ट में डाला जाता है जी, यूनेस्को डालता है उसे वर्ल्ड नेटवर्क और बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में। और यहाँ पे जी लोकल जो कम्युनिटी रहती है, यहाँ पे जो लोकल निवासी रहते हैं ना, पीपल वगैरह रहते हैं, तो इनका भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए जी, उनमें नॉलेज होनी चाहिए, ताकि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं, मतलब संरक्षण किया जा सके यहाँ की बायोडाइवर्सिटी का, इन पीपल को इन्वॉल्व करके। नेक्स्ट है जी एरियाज पोटेंशियल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल, ट्राइबल और रूरल मोड्स ऑफ लिविंग फॉर हारमोनियस यूज ऑफ इन्वायरमेंट। मतलब इतना पोटेंशियल होना चाहिए जी एरिया का कि ट्रेडिशनल जो ट्राइबल लोग यहाँ पे रहते हैं उनको इन्वॉल्व कर सकें, और यहाँ पे एक हारमोनियस रिलेशनशिप डेवलप कर सके इन्वायरमेंट और नेचर के बीच, नेचर और पीपल के बीच में, इन्वायरमेंट और पीपल के बीच में। तो ये सब देखता है जी यूनेस्को डिक्लेयर करने से पहले किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व को अपनी कैटेगरी में, किस कैटेगरी में, बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में, समझे। तो यही था जी, इसमें चलते हैं अब नेक्स्ट पे, कहाँ गया ये आ गया जी, ये आ गया। नेक्स्ट है जी हमारा संकल्प से सिद्धि। ये क्या जी, ये ट्राइफेड ने लॉन्च किया जी संकल्प से सिद्धि, ये विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव है जी, मतलब एक तरह से ये मान लो जी आप, ये एक सेंटर है, संकल्प से सिद्धि सेंटर, जो ट्राइफेड ने लॉन्च किया। ट्राइफेड क्या है जी, ट्राइफेड है ट्राइबल कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया, समझे, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है जी। ये 1987 में बनाया गया था, इसे 1987 में, एक कोऑपरेटिव है जी, कोऑपरेटिव 1987 में किसके थ्रू, एक एक्ट बनाया था जी 1984 में, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बनाया था 1984 में, इस एक्ट के जरिए बनाया था इसको, ट्राइफेड को। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंदर काम करता है जी ट्राइफेड, ये कोऑपरेटिव। तो इसने बनाया जी अभी संकल्प से सिद्धि, एक विलेज डिजिटल कनेक्ट ड्राइव है, ये 100 डे का ड्राइव है जी, जो 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो गया। इसमें 150 टीम होंगी जी, 150 टीम होंगी, जो एक टीम 10 विलेज को चूज करेगी, 10 विलेज को। और इसमें करेंगे क्या जी, टारगेट क्या है इसका, ये जो वन धन विकास केंद्र है उनको एक्टिवेट करेंगे इन विलेजेस में। वन धन विकास केंद्र क्या है, वन धन विकास केंद्र है जी, मान लो कोई ट्राइबल पीपल हैं, मतलब यहाँ पे जनजाति के लोग हैं जी, अनुसूचित जनजाति के आदिवासी लोग हैं, यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया से वो कलेक्ट करते हैं ना, फॉरेस्ट मतलब मिनरल वगैरह, या यहाँ से ले आए जी कोई फूल पत्ती वगैरह और बेचते हैं इन्हें जाके, तो इन्हें मार्केट प्रोवाइड करते हैं जी ये वन धन विकास केंद्र, ताकि ये अपनी लाइवलीहुड चला सके, जीवन यापन कर सकें, एक तरह से इनके रोजगार का काम है जी, इनको एम्प्लॉयमेंट देना। तो ये सारा होगा जी इन सेंटर में जो अभी डेवलप किए जा रहे हैं संकल्प से सिद्धि के दौरान। ये 150 टीम चुनी जाएंगी, एक टीम 10 विलेज को चूज करेगी, और इसे ट्राइफेड इम्प्लीमेंट कर रहा है जी सारा। तो चलते हैं जी नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है जी अपना एम्प्लॉयर कैन रिजेक्ट कैंडिडेट एक्विटेड ऑफ सीरियस क्राइम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी एम्प्लॉयर किसी भी कैंडिडेट को रिजेक्ट कर सकता है एम्प्लॉय देने से, मतलब रोजगार देने से, अगर वो सीरियस क्राइम में बरी हुआ है। देखो जी मामला क्या है जानते हैं, पहले मामला जानते हैं जी यहाँ से, चलो लास्ट में पहले बताएंगे, पहले मामला सुन लेते हैं क्या है मैटर। देखो जी राजस्थान में एक पर्सन है, वो अभी कांस्टेबल नियुक्त हुआ, कांस्टेबल का उसने एग्ज़ाम क्रैक कर दिया और वो सिलेक्ट हो गया जी, लेकिन डिपार्टमेंट ने उसे जॉब देने से इनकार कर दिया, उसे भर्ती नहीं किया। क्यों? क्योंकि उस पर चार्ज लगे थे जी सीरियस क्राइम के, सीरियस क्राइम गंभीर अपराध के। क्या अपराध लगे थे? देखो जी इसने, मान लो ए आदमी है जी, इसने कि कांस्टेबल भर्ती हुआ, पुलिस में कांस्टेबल की बात हो रही जी, पुलिस में जो कांस्टेबल लग जाते हैं ना, तो ये इस पे चार्ज लगे थे जी सीरियस क्राइम के, गंभीर अपराध के। तो अब इसमें हुआ क्या जी, चार्ज लगे थे, ये बरी हो गया था, कोर्ट ने इसे बरी कर दिया था। लेकिन किस लिए बरी कर दिया था? बेनिफिट ऑफ डाउट पे बरी किया था। बेनिफिट ऑफ डाउट, बेनिफिट ऑफ डाउट का क्या मतलब है जी? बेनिफिट ऑफ डाउट मतलब इसके खिलाफ जी कोई क्या है, अभी सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए थे, और ना ही ऐसे सबूत मिले थे, एविडेंस मिले थे। एविडेंस का मतलब है जी प्रूफ या सबूत, कि इस पे डाउट मतलब इस पे सीरियस क्राइम घोषित हो सके, डिक्लेयर हो सके। तो इसे शक के बेस पे बस फ्री कर दिया था कि हाँ अभी आपके खिलाफ एविडेंस नहीं है, अभी जाओ। लेकिन इसे ऑनरेबली एक्विटेड नहीं किया था। एक्विटेड का मतलब होता है जी बरी करना, एक्विटेड नहीं किया था ऑनरेबली। ऑनरेबली का मतलब होता है जी रिस्पेक्टफुली, नहीं किया था इसे। तो अब ये जब ये जॉब लगी जी इसकी कांस्टेबल में,
तो डिपार्टमेंट ने मना कर दिया, आपको नहीं करेंगे क्योंकि आपको ऑनरेबली एक्टिविटी नहीं किया गया, अभी आपको क्लीन चिट नहीं मिली है कोर्ट से, अभी आप सिर्फ शक के बेस पे बाहर किए गए हो कि हाँ हो सकता है कि आप उस केस में नहीं हो। इस पे चार्जेस क्या लगे थे? इस पे चार्ज बहुत सीरियस क्राइम था जी, बहुत ही गंभीर केस है। इसने और इसके कुछ फ्रेंड्स ने, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल थे जी, उन्होंने क्या किया, राजस्थान में एक गाँव में एक वूमन पे ट्रैक्टर चढ़ा दिया, वूमन पे ट्रैक्टर चढ़ा दिया। और वुमन पे ट्रैक्टर चढ़ा रहा था जब एक आदमी ने विरोध किया जी, एक मैन ने, और जब इस आदमी ने विरोध किया इसे चाकू से मार दिया। समझ रहे हो, ये क्राइम लगे थे जी इस पे। तो ये कहा था जी, अब सारा मैटर पढ़ते हैं जी थोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा जी, पब्लिक एम्प्लॉयर है जो पब्लिक एम्प्लॉयर की बात है जी, गवर्नमेंट रिजेक्ट कर सकती है किसी भी कैंडिडेट को अगर अनसुटेबल है वो उस पोस्ट के लिए, अगर उस पर एक्विटेड ऑफ सीरियस क्राइम के, मतलब एक्विटेड हुआ हो सीरियस क्राइम में, किसी गंभीर क्राइम में, अपराध में वो बरी हुआ हो, मियरली ऑन द बेनिफिट ऑफ डाउट। बेनिफिट ऑफ डाउट हमने जान ही लिया किस पे, कि उस पे खिलाफ कोई एविडेंस ऐसे नहीं मिले जिससे प्रूव हो सके कि हाँ उसमें ये शामिल नहीं था उस एक्टिविटी में, तो बस इसे बरी किया गया था, ऑनरेबली एक्विटेड नहीं किया गया था। कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने ये बोला जी, सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब जब इसे जॉब देने से इनकार कर दिया था ना गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने, तो इसने प्ली डालती थी कोर्ट में। तो ये केस अब कोर्ट जाते जाते हाई कोर्ट में से जाके, और ये अब सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया जी। तो ये सारा मामला था जी। अब कोर्ट ने यही कहा है कि आपको भाई साहब क्लीन एक्विटेड नहीं दिया गया था, कि क्लीन एक्विटेड है बेस्ड ऑन टोटल एबिसेंस ऑफ एविडेंस, कि आपके खिलाफ ऐसे सबूत नहीं थे कि आपको बिल्कुल ये कहते हो कि आप उस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं थे, आपका एब्सेंस था, आप उपस्थित नहीं थे, ऐसे एविडेंस नहीं मिले हैं आपको। सिर्फ रीजनेबली डाउट बियॉन्ड द, ये कह रहा है कि इन द क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस रिक्वायरिंग द केस टू बी प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, रीजनेबल डाउट से बियॉन्ड होके प्रूव करना जरूरी होता है जब ऐसा कोई सीरियस क्राइम होता है तो ये सारा केस यही था जी। तो एक्विटल ऑन द बेनिफिट ऑफ डाउट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ऑनरेबल एक्विटल। जो बेनिफिट ऑफ डाउट के बेस पे किसी को बरी किया जाता है जी, एक्विटल का मतलब बरी करना, वो ऑनरेबल एक्विटल से अलग होता है जी कुछ। और इसमें जी जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होते हैं ना, तो ये रिजेक्ट कर सकते हैं अगर कोई ऑनरेबल एक्विटल नहीं हुआ है किसी का, बेनिफिट ऑफ डाउट के बेस पे एक्विटल हुआ है। एक्विटल का मतलब बरी करना, मतलब जेल से बाहर आया है बेनिफिट ऑफ डाउट के बेस पे, तो उसको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देने से इनकार कर सकते हैं। तो ये जी अब कैसे अलग है दोनों, ये ऑनरेबली एक्विटल क्या है, ऑनरेबली एक्टिवल का मतलब है जी कोई ऐसा अक्यूज का मतलब है जी आरोपी, जिस पे आरोप लगे थे। जो ये ए पर्सन था जिसने ट्रैक्टर चढ़ाने का आरोप लगा था वुमन पे, तो ये अक्यूज है जी जैसे। तो कोई भी अक्यूज है हु इज एक्विटेड आफ्टर फुल कंसिडरेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन एविडेंस, मतलब उसके खिलाफ मतलब कोई एविडेंस ना मिले हो और या फिर उसका मुकदमा चल रहा हो, ऐसे प्रूफ मिले हो कि वो उसमें इन्वॉल्व नहीं था किसी सीरियस क्राइम में, तो उसे ऑनरेबली एक्विट करता है कोर्ट। एंड द प्रोसिक्यूशन हैज़ मिजरेबली फेल्ड टू प्रूव द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट द एक्यूज, और सारे जो भी एविडेंस मिले जी, सबूत सारे फेल हो गए ये प्रूव करने में कि ये आदमी उसमें इन्वॉल्व था सीरियस क्राइम में, तो उसे ऑनरेबली एक्विटेड किया जाता है, मतलब रेस्पेक्टफुली, सम्मान के साथ बरी किया जाता है कि हाँ भाई साहब आप पे कोई चार्ज नहीं, जाओ आप बिल्कुल नॉर्मल सिटीजन की तरह हो, बिल्कुल नॉर्मल कैंडिडेट की तरह, फ्री ऑफ चार्जेस। बैकग्राउंड क्या था जी हमने जान ही लिया। 2019 में जी इसमें राजस्थान में ये हरकत की थी इन लोगों ने, कुछ पीपल थे, ग्रुप ऑफ पीपल, जिन्होंने एक ट्रैक्टर रैन ए ट्रैक्टर ओवर ए वूमन पे ट्रैक्टर चढ़ा दिया था, और बाद में किसी एक आदमी ने विरोध किया जो वहाँ पर रजिस्ट किया, हु ट्राइड टू रजिस्ट दैम, उसको भी लेटर नाइफ्ड पीपल, मतलब उसको जी चाकू से मार दिया। तो ये सारा केस था। अब करेंगे जी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है जी, डोमिरा आइलैंड समटाइम सीन इन न्यूज़। ये डोमिरा आइलैंड कुछ समय के लिए जी न्यूज़ में दिखता है, आपको बताना है कहाँ पे, कौन सी सी में, कौन से समुद्र में, ब्लैक सी में, रेड सी में, कैस्पियन सी में, मेडिटेरियन सी में। ये इसका आंसर है जी बी, रेड सी में जी, ये देख सकते हो आप। ये जी अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यहाँ पे जिबूती और इरिट्रिया ये कंट्री हैं, और यहाँ पे ये रेड सी दिखाई दे रहा है जी आपको। इधर कहीं पे एशिया होगा जी, सऊदी अरबिया और यमन। और ये जी डोमिरा आइलैंड, आइलैंड का मतलब जी जो चारों साइड से पानी से घिरा हो, सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, उसे बोलते हैं आइलैंड। तो ये डोमिरा आइलैंड याद रखना। और यहाँ पे देखो ये कालीदा आइलैंड भी है जी, ये भी याद रखना आपको। चलते हैं नेक्स्ट पे जी, बैटल ऑफ सरायघाट, हमने न्यूज़ में बहुत अच्छे से कवर किया है जी, इसे स्पेशल लेक्चर भी लिया है इसके लिए। बैटल ऑफ सरायघाट 1671 में हुई थी। आपको बताना किस किस के बीच में हुई थी ये। वाज फॉट बिटवीन मराठा राजपूत, मुगल एम्पायर, अहोम किंगडम, मराठा अफगान्स, मराठा अहोम किंगडम। जी हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने, बी, अहोम किंगडम और मुगल एम्पायर के बीच में, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दी हुई है जी, आपको बताना है कौन सी सही है। छोटा कर लेते हैं इसे ताकि पूरा क्वेश्चन आ जाए। अब बताओ जी आप, पहली स्टेटमेंट करिए, फॉरेन नेशनल हु इंटर्स इंडिया ऑन वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट
एंड स्टेज बियॉन्ड देयर वैलिडिटी कैन नॉट बी कंसिडर एज एन इलीगल इमाइग्रेंट। मान लो जी कोई फॉरेन नेशनल है जी, विदेशी आदमी भारत में एंटर किया और उसका जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, मतलब वो वीज़ा लेके आया था भारत का, और वो उस टाइम लिमिट के मान लो 6 महीने का वीज़ा मिला था और उससे ज़्यादा टाइम पे रह गया, तो उसे इलीगल इमाइग्रेंट नहीं बोलेंगे क्या? अवैध निवासी नहीं बोलेंगे क्या उसे? ऐसा कह रहा है ये स्टेटमेंट, उसे अवैध निवासी नहीं बोला जाएगा या इलीगल इमाइग्रेंट नहीं बोला जाएगा। क्या सही है ये? करेक्ट बताना आपको। ओनली द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू आइडेंटिफाई एंड डिपोर्ट फॉरेन नेशनल हु आर इन इंडिया इलीगली। मान लो जी कोई केवल सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, जो केंद्रीय सरकार, उसके पावर है, उसके पास ही पावर है कि वो ऐसे इलीगल जो पर्सन है उसको आइडेंटिफाई करे और उसे डिपोर्ट करे। डिपोर्ट का मतलब है जी वापस उसके देश में भेजे जहाँ का वो है, कि जहाँ के हो भाई साहब, जाओ यहाँ पे आप इलीगली रह रहे हो अवैध रूप से। तो ये क्या सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है? आपको बताना है करंट, मतलब करेक्ट बताना है या नहीं है। लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर्स कैन टेक अप ए प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट एंड इनरोल इन एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। जिनके पास मान लो जी लॉन्ग टर्म वीज़ा लेके आए हैं इंडिया में, वो प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब कर सकते हैं जी, प्राइवेट कंपनी वगैरह में, या किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में इनरोल करा सकते हैं अपने आप को। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है जी? करेक्ट बताना। आपको बताओ जी, आपके ऑप्शन है 1 2 2 3 1 3 और 3 ओनली। देखो जी पहला बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जब वीज़ा खत्म हो गया, 6 महीने का वीज़ा था, तो उसे इलीगल इमाइग्रेंट ही बोला जाएगा, अवैध निवासी, क्योंकि उसका वीज़ा था 6 महीने का, उससे ज़्यादा टाइम के लिए रहा है। और इसमें कह रहा है कैन नॉट बी कंसीडर, नहीं कैन बी कंसीडर, वो कंसीडर किया जाएगा इलीगल इमाइग्रेंट। तो पहला गलत है। दूसरा भी गलत है। दूसरा इसलिए क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट, इसमें लिखा है ओनली द यूनियन गवर्नमेंट, सिर्फ केंद्र सरकार के पास ही पावर नहीं है उसे डिपोर्ट करने की, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकते हैं जी आइडेंटिफाई और डिपोर्ट। तो दूसरा भी गलत है, केवल तीसरा सही है जी, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी अपना जर्नलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, बहुत बार न्यूज़ में रहा जी, आ भी सकता है कोई, नो डाउट। जीएसपी है जी जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। जीएसपी इज प्रेफरेंशियल टैरिफ सिस्टम वेयर इन डिफरेंशियल टैरिफ कुड बी इम्पोज्ड बाय ए नेशन ऑन वेरियस कंट्रीज डिपेंडिंग अपॉन फैक्टर्स सच एज वेदर इट इज ए डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री। ये जीएसपी क्या है जी? एक प्रेफरेंशियल टैरिफ सिस्टम है, मतलब इसको प्रेफरेंस दी जाती है। मान लो इंडिया को किसी कंट्री ने, यूरोप की कंट्री ने जीएसपी दे दिया जी, जनरलाइज सिस्टम प्रेफरेंस, तो इसके माल को ज़्यादा खरीदेंगे यूरोपियन कंट्रीज, प्रेफरेंस देंगे और टैक्स कम कर देंगी इस चीज़ पे। तो ऐसा सिस्टम है ये। तो उस पर जी नेशन होते हैं जी वेरियस कंट्रीज, वो जीएसपी डिपेंड करता है जी, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री है डेवलपिंग कंट्री है, उसके हिसाब से प्रेफरेंस देते हैं। क्या ये सही है क्या स्टेटमेंट? नेक्स्ट बोल रहा है जी जर्नलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ डब्ल्यूटीओ। ये डब्ल्यूओ के नियम रूल से बाहर होता है क्या जनरलाइज सिस्टम प्रेफरेंस? इससे अलग है क्या डब्ल्यूओ के रूल से, डब्ल्यूटीओ के रूल से? डब्ल्यूटीओ आपको पता है जी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में बना था जी, इंडिया भी इसका एक मेंबर है जी डब्ल्यूटीओ का। तो इसके कुछ रूल है जी जो इंटरनेशनली ट्रेड के लिए रूल बनाती है, व्यापार के लिए। तो क्या उसके रूल से बाहर है क्या जीएसपी सिस्टम प्रेफरेंस? नेक्स्ट है जी इंडिया हैज़ एन अनटेप्ड एक्सपोर्ट पोटेंशियल इन यूरोपियन यूनियन एंड इज अमंग द लीस्ट बेनिफिशियरी ऑफ यूरोपियन यूनियन जीएसपी। यूरोपियन यूनियन भी जीएसपी देता है ना बहुत सारी कंट्रीज़ को, तो उसमें जो है इंडिया बहुत ही लीस्ट बेनिफिट मिलता है, मतलब बहुत ही कम बेनिफिट मिलता है यूरोप से इंडिया को जीएसपी के अंदर। तो आपको बताना जी करेक्ट कौन सा है। आपके ऑप्शन है जी, देखो ये 1 ओनली, 2 1 2 ओनली, 1 3 ओनली, 1 2 3। देखो जी 1 तो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि चारों में पता ही चल गया होगा, और 1 ही करेक्ट है जी, बाकी के 2 गलत हैं क्योंकि डब्ल्यूटीओ के रूल्स के हिसाब से है जी जीएसपी। ये कह रहा आउटसाइड द परव्यू ऑफ डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ के रूल से बाहर नहीं है, उसके अंदर ही है। तो दूसरा गलत। तीसरा इसलिए गलत है जी क्योंकि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिसीवर है जी जीएसपी का यूरोपियन यूनियन में, ये इंडिया, और इसमें कहा जी लीस्ट बेनिफिशियरी, लीस्ट नहीं है जी, लीस्ट से ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा इसको बेनिफिट मिलता है इंडिया को यूरोपियन यूनियन में जीएसपी का। तो इसमें 1 करेक्ट है जी, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, बड़ा कर लेते हैं नेक्स्ट को जी। अनलॉफुल कंटेंट इज द वन दैट वायलेट्स एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया, सच कंटेंट इज। अनलॉफुल कंटेंट होता है जी जो इंडिया में किसी भी लॉ को उल्लंघन करता है, वायलेट करता है। तो ऐसे अनलॉफुल कंटेंट कौन कौन से होते हैं आपको ये बताना है, करेक्ट बताना है जी कौन कौन से होंगे जी अनलॉफुल कंटेंट। अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, मान लो जी कोई कंटेंट आपने ऐसे डाल दिया नेट पे या कहीं पे भी, इंडिया में कोई एक्टिविटी कर रहे हो जो इंडिया की सुरक्षा को अगेंस्ट हो, विरुद्ध हो, स्टेट का मतलब है जी हाँ इंडिया मतलब कंट्री, हमारा नेशन राष्ट्र है। अगेंस्ट फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, या ऐसा एक्टिविटी कर दिया आपने जो हमारे जो विदेशी कंट्री है उनके साथ रिलेशन है उसको अगेंस्ट हो, विरुद्ध हो, तो वो अनलॉफुल एक्टिविटी में आएगा क्या। डिस्टर्बिंग कम्युनल हार्मनी, जो यहाँ पे संप्रदाय है जी, कम्युनिटी है, समुदाय है, एक दूसरे ग्रुप है, उसमें जो मधुर संबंध है, हार्मनी का मतलब मधुर संबंध है जी, उसको डिस्टर्ब करता हो, ऐसी एक्टिविटी को अनलॉफुल कंटेंट माना जाएगा। या चाइल्ड सेक्स अब्यूज मटेरियल, या फिर ऐसा कि बच्चों का जो 18 साल से कम के लोग हैं, बच्चे हैं,
उनका आप अश्लील फ़ोटो वगैरह इंटरनेट पे डाल दो या कोई मटेरियल ऐसा फैला दो, स्प्रेड कर दो सोसाइटी में, तो वो क्या अनलॉफुल एक्टिविटी में आएगा क्या? 123, 124, 134 या ऑल ऑफ द अबव? जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव आएगा, सारे ही इलीगल एक्टिविटी में आएंगे जी, अनलॉफुल एक्टिविटी में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, एग्रीगेट डिमांड इज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर, इट कैन बी इंक्रीज। आपको बताना है जी एग्रीगेट डिमांड कब कब इंक्रीज हो सकती है? बाई मोर इन्वेस्टमेंट, अगर मान लो हमारी कंट्री में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, निवेश होगी, तो क्या एग्रीगेट डिमांड बढ़ सकती है, इंक्रीज हो सकती है? हायर टैक्सेशन, अगर गवर्नमेंट टैक्स ज़्यादा लगा दे तो क्या एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी? इंक्रीजिंग बैंक रेट बाई आरबीआई, आरबीआई अगर बैंक रेट बढ़ा दे तो क्या एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी? आपको ऑप्शन है जी 1 ओनली, 1 2, 1 3 या 2 3। देखो जी 1 करेक्ट है ओनली, तो 1 ओनली ए आंसर हो जाएगा। देखो जी जब कोई ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, निवेश करेगा, यानी कि यहाँ पे निवेश करेगा तो कंपनी खुलेंगी, कंपनी खुलेंगी तो सबको रोज़गार मिलेगा, मतलब सबको नहीं, कुछ को तो मिलेगा रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो इनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो इनको सैलरी भी मिलेगी, फ्री में तो करेंगे नहीं, धर्मशाला तो है नहीं, तो सैलरी मिलेगी तो ये कुछ खरीदेंगे भी, मतलब डिमांड बढ़ेगी। और यही कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट से डिमांड इंक्रीज किससे होगी, मतलब इन्वेस्टमेंट से होगी। अब बात करते हैं जी टैक्सेशन। मान लो जी गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे, पहले मान लो जी आप एक पेन खरीद रहे थे 10 रुपये का, इस पर टैक्स था 1 रुपये का, टोटल कीमत होगी जी 11 रुपये में खरीद रहे थे मान लो। अब इस पर टैक्स बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, 100% टैक्स बढ़ा दिया और इसकी कीमत होगी 20 रुपये, तो ये टैक्स बढ़ा दिया, आपकी इनकम तो चली जाएगी जी इसमें बहुत ज़्यादा। तो आपके पास पैसा, पहले मान लो जी 1000 रुपये आपकी सैलरी थी पर मंथ, तो 1000 रुपये से में से 10 रुपये पेन और 990 रुपये बच गए आपके। अब 20 रुपये दे रहे हो जी आप और 980 बच गए जी आपके पास, तो आपके पास तो कम पैसा बच गया, कम डिमांड रहेगी आपकी खरीदने की। आप कहोगे यार वैसे ही पैसा बहुत कम है तो कम चीज़ खरीदता हूँ इस महीने, वैसे ही बजट कम है, तो आप टैक्सेशन तो इंक्रीज नहीं कर सकता जी एग्रीगेट डिमांड। अगर टैक्स को डिक्रीज करोगे तब तो इंक्रीज कर सकता है, लेकिन हायर टैक्सेशन एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज नहीं करेगा बल्कि डिक्रीज करेगा, तो ये बिल्कुल गलत है। थर्ड इसलिए गलत है जी, ये कह रहा है आरबीआई मान लो जी बैंक रेट बढ़ा दे। बैंक रेट वो होती है जी जिस रेट पे लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई, जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक, उनको लोन देती है, कर्ज देती है, बोरो करते हैं जो लोग, तो ये रेट होता है जी बैंक रेट पे देती है। अगर बैंक रेट को बढ़ा दे, मतलब एक तरह से इंटरेस्ट रेट है जी, ब्याज दर, ब्याज की दर जो बैंकों से लेती है आरबीआई। मान लो किसी बैंक ने, एसबीआई ने लिया जी आरबीआई से लोन लिया, तो ये इंटरेस्ट रेट जो लेगा इससे लॉन्ग टर्म के लिए जी, लॉन्ग टर्म का मतलब 1 साल से ज़्यादा का हो कम से कम, तो ये लॉन्ग टर्म के लिया जी, तो इस पर जो इंटरेस्ट रेट होगा, मान लो जी 3% दे दिया, 3% लगेगा, तो ये 3% है जी बैंक रेट या इंटरेस्ट रेट जो आरबीआई बैंकों से लेता है। अगर मान लो इसको इंक्रीज कर दे, ये कर दे जी मान लो 4% या 10% कर दे, तो ये एसबीआई को जी 10% देना पड़ेगा, 10% वापस देना पड़ेगा, समझ रहे हो? मान लो इसने 1000 रुपये लिए तो इसे कितना देना पड़ेगा, 10%, 1100 रुपये देना पड़ेगा, मतलब 100 रुपये इसे देने पड़ेंगे पर ईयर, समझ गए? तो जब इसे ज़्यादा देना पड़ेगा तो एसबीआई के पास पैसा भी तो कम बचेगा, क्योंकि ये लोन का इंटरेस्ट भरने में ही ज़्यादा पैसा दे रहा है, एसबीआई के पास पैसा कम होगा, इसके पास पैसा कम होगा, तो ये बाहर जो पब्लिक इससे उधार लेती है उसको भी तो कम पैसा मिलेगा, उसको कम पैसा मिलेगा, तो भाई साहब ये पब्लिक तो लोन लेके वगैरह अपनी कंपनी वगैरह खोलती है या फिर कुछ भी और चीज़ें खरीदती है, लोन से खरीदती है, तो जब लोन पैसा कम मिलेगा तो डिमांड भी तो कम होगी, जब मनी कम होगी, समझे? तो इससे कैसे डिमांड इंक्रीज हो सकती है? तो आपको शायद समझ आ गया हो, नहीं आया तो दोबारा से रिवर्स करके देख सकते हो आप एक बार। तो तीसरा भी गलत है जी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सटर्नल डेट ऑफ इंडिया। एक्सटर्नल डेट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है जी, आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब इस बार गलत स्टेटमेंट बतानी है आपको, इनकरेक्ट। देखो जी 1-2 क्वेश्चन तो याद रखना, यूपीएससी में बहुत सारे बच्चों के इसी से गलत हो जाते हैं कि वो इनकरेक्ट और करेक्ट क्या पूछा है यही देखना भूल जाते हैं, और एक आध क्वेश्चन है जी भरने में गलती हो जाती है, और बहुत सारे हज़ारों स्टूडेंट ऐसे होते हैं जी जो 2 या 3 मार्क्स से हर बार रह जाते हैं, समझे? ये गलती बार बार हो जाती है, तो ये जब आप अटैम्प्ट करने जाओ तो ये आप देखना जब भी आपको एग्जाम देना हो। तो पढ़ते हैं जी अपना क्वेश्चन। एक्सटर्नल डेट का मतलब होता है जी इंडिया जो बाहर कंट्रियों से या किसी कंपनी से या किसी विदेश से जी लोन लेता है उसे बोलते हैं एक्सटर्नल डेट। तो इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट है जी, डेटर्स कैन बी द यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन और सिटीजन ऑफ इंडिया। डेटर का मतलब है जी कर्ज लेने वाला, जो कर्ज लेता है, लोन लेता है, वो यूनियन गवर्नमेंट भी ले सकती है जी बाहर से लोन, स्टेट गवर्नमेंट भी ले सकती है, या कोई कंपनी ले सकती है, या कोई सिटीजन आदमी भी ले सकता है जी कोई बाहर से लोन। क्या ये सही है? शॉर्ट टर्म हमें बताना जी इनकरेक्ट, गलत बताना है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स डोमिनेट इंडियाज एक्सटर्नल डेट। शॉर्ट टर्म का मतलब है जी कम अवधि के लिए, 1 साल से कम के लिए हमारे पास ऐसा लोन है जो ज़्यादा हमने बोरो किया हुआ है विदेश से। नेक्स्ट बोल रहा जी, लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज हेल्ड इन इंडियन रुपी। सबसे ज़्यादा इंडियन रुपीज़ में जी जो एक्सटर्नल डेट हमने लिया हुआ है,
बताओ जी कौन सा करेक्ट है, 1 2 1 3 2 3 3 ओनली। देखो जी पहली बात तो ये, जब बाहर से आप लोन लोगे तो क्या इंडियन रुपीज में बाहर कोई इंडिया की करेंसी चलती है? कौन मानता है इंडिया की करेंसी को, बताइए आप किसी से लोगे डॉलर में ही तो लोगे, तो इंडियन रुपी में कैसे लोगे आप? तो लार्जेस्ट शेयर इंडियन रुपी का कैसे हो जाएगा? तो ये तो स्टेटमेंट वैसी अपसेट लग रही है ना, इसे देख के काट ही सकते हो आप, और बस इसे ही काट दो आप। इसे काट दोगे तो आंसर आ जाएगा, ये कट गया जी 3, ये कट गया और ये कट गया, आपका आंसर आ गया जी। मतलब इनकरेक्ट ढूंढना ना आपको, सॉरी इनकरेक्ट बताना जी, अगर करेक्ट बताना होता तो आपका आंसर आ जाता। अब 3 तो इनकरेक्ट है जी, हमें पता लग गया। अब देखो जी ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है जी, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल ले सकती है, कंपनी भी ले सकती है, मुकेश अंबानी सिटीजन है जी हमारा, ले सकता है, बाहर से लोन लेते हैं ये, तो ले सकते हैं, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। अब ये कह रहा है जी शॉर्ट टर्म बोरिंग ज़्यादा जी, ये बिल्कुल गलत बात है जी। शॉर्ट टर्म के लिए क्यों लेगा जी इंडिया? 40 साल 20 साल इतने साल के लिए, लॉन्ग अवधि के लिए, मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए, लंबी अवधि के लिए लोन लेता है जी। सबसे ज़्यादा डोमिनेट एक्सटर्नल डेट जो लेते हैं बाहर विदेशों से, लंबी अवधि का होता है, लॉन्ग पीरियड का, तो ये भी गलत है। तो 2 और 3 गलत है जी, और हमें इनकरेक्ट बताना जी इसमें इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट बताना तो जी 2 3 इनकरेक्ट है, सी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा जी। तो आज के लेक्चर में इतना ही था जी।